पवित्र अवतरण, गंगा का भूगोल। चलिए आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली के इस भौगोलिक विश्लेषण में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये विशाल जलमार्ग आखिर आकार कैसे लेता है। शुरुआत ही मूल स्रोत के इस बेहद शक्तिशाली वाक्य से होती है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सच कहूं तो ये सिर्फ पानी की कोई एक आम धारा नहीं है, है ना? ये एक पूरा का पूरा भौगोलिक अजूबा है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के परिदृश्य को गहराई से परिभाषित किया है। हम यहाँ सिर्फ एक नदी को नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता और पारिस्थितिकी तंत्र की धुरी को समझ रहे हैं। ये बात इस पूरी चर्चा के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करती है। तो इस महाकाव्य जैसी यात्रा की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? उत्तराखंड के ऊंचे एकदम बर्फीले पहाड़ों में स्थित गोमुख से। एक पल के लिए कल्पना करते हैं, इतनी ज्यादा ऊंचाई और इतनी दुर्गम परिस्थितियों में एक छोटी सी बर्फीली जलधारा के रूप में इसका जन्म होता है, जो आगे चलकर अकल्पनीय रूप लेने वाली है। यही वो सटीक उद्गम स्थल है जहां से प्रकृति की सबसे ताकतवर और निरंतर बहने वाली ताकतों में से एक पनपती है। अब भूगोल की दुनिया में संगम का बहुत गहरा महत्व होता है। देवप्रयाग नामक स्थान पर एक बेहद नाटकीय मिलन होता है, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां आपस में टकराकर एक हो जाती हैं। और बिल्कुल यहीं से जन्म होता है उस शक्तिशाली और नई पहचान का जिसे गंगा कहा जाता है। ये कोई आम मिलन नहीं है, ये वो निर्णायक मोड़ है जहां से नदी का स्वरूप, उसकी ऊर्जा और उसका रास्ता हमेशा के लिए बदल जाता है। जैसे जैसे गंगा पहाड़ों से नीचे मैदानी इलाकों की तरफ उतरती है, ये अकेली नहीं बहती। अपने इस रास्ते में नदी कई नई और विशाल सहायक जलधाराओं को निरंतर अपने साथ समेटती जाती है। इस वजह से इसकी गति और जल स्तर दोनों में गजब की वृद्धि होती है। पानी का ये एकत्रीकरण ही असल में वो जादू है जो इसे एक साधारण पहाड़ी नदी से निकालकर एक अजेय और विशाल नदी प्रणाली में तब्दील कर देता है। स्रोत में 8 प्रमुख सहायक नदियों का विस्तार से जिक्र है: यमुना, सोन, दामोदर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। इनमें से हर एक नदी अपने साथ पानी का एक असीम भंडार लेकर आती है। ये एक निरंतर लयबद्ध विकास की तरह है। जैसे जैसे ये विशाल नदियां मुख्य धारा में विलीन होती हैं, गंगा का आकार और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एक छोटे से झरने से शुरू होकर ये एक ऐसा जलमार्ग बन जाती है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। इस विकास को और भी सटीकता से समझने के लिए इन संगमों के भौगोलिक बिंदुओं पर नजर डालना बेहद दिलचस्प है। यमुना नदी मिलती है प्रयागराज में, सोन नदी पटना के पास और कोसी नदी बिहार में। ये वो सटीक निर्देशांक हैं जहां अथाह जलराशि एक साथ आकर नदी की ताकत को उसके चरम पर ले जाती है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे अलग अलग स्थानों से आकर एक एक धारा जुड़ती है और इस महान नदी तंत्र को उसका सबसे भव्य और विस्तृत स्वरूप देती है। अगर इस पूरी यात्रा को हमें क्रम में रखें तो ये अत्यधिक ऊंचाई से शुरू होकर समुद्र तल तक का एक बहुत ही राजसी प्रवाह है। पहला कदम गोमुख के ग्लेशियरों से शुरुआत, दूसरा देवप्रयाग का वो ऐतिहासिक संगम, तीसरा मैदानी इलाकों में आकर विशाल सहायक नदियों का जुड़ना और चौथा और अंतिम कदम समुद्र में इसका महासमापन। ये एक बिल्कुल संपूर्ण और जीवंत भौगोलिक कहानी है जो दिखाती है कि कैसे पानी का निरंतर प्रवाह पूरे परिदृश्य को गढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। और अंततः हम इस भौगोलिक विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, बंगाल की खाड़ी। यहाँ आते आते नदी की गति एकदम धीमी पड़ जाती है, लेकिन इसका पैमाना इतना विशाल हो जाता है जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। गोमुख के उन ऊंचे ग्लेशियरों से शुरू हुआ सारा का सारा जल अपनी अपार ऊर्जा और जमा की गई गाद के साथ अंत में खारे समुद्र में विलीन हो जाता है। यह इस पूरी यात्रा का सबसे शांत पर सबसे विशाल और अंतिम चरण है। जैसे ही गोमुख से चला हुआ ये पानी अंततः बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह विलीन होता है, एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या वो उद्गम स्थल है, या बीच में मिलने वाली वो विशाल सहायक नदियां, या फिर वो अंतिम गंतव्य है जो किसी नदी को वास्तव में महान बनाता है? आखिर एक विशाल भौगोलिक प्रणाली का वास्तविक महत्व कहाँ छिपा है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।